Hi friends, welcome to IXMP. Very good morning to all of you. So in this video, we would see one of the very important thing that is current affairs from the 16th of August 2022. So before I begin, let me tell you and let me remind you, do not forget to download the PDF of BPDIA and this lecture from the description box, right? So let's begin. जैसा कि आपको पता है कल 15 अगस्त था एंड एवरी 15 अगस्त द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स ए स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट राइट तो फॉलोइंग दैट पीएम मोदी डिड द सेम एंड सिंस yesterday we were celebrating 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट 25 साल मींस 100 years सेलिब्रेशन नेक्स्ट 25 ईयर का एक विजन रखा देश के सामने एंड द विजन इज कॉल्ड पंचप्राण राइट सो how we are going to deal with it. The first thing that you have said is moving forward with bigger resolves and a resolve to develop India, right? A kind of attitude change. Then, secondly, erasing all traces of servitude. So, servitude means where a person is forced to do obey orders. मतलब यहाँ पे देश में even if a person is bureaucrat and a common man, the relation should be should not be like obeying orders or servitude orders, right? It should be more of solving common man problem. Then, third, being the proud of a legacy, the legacy from the time we were, from the time when India was not a part of British colony. So, if you see the cultural heritage that India holds, तो हम अगर हिस्ट्री में जाए 700-800 साल पहले वेर ब्रिटिशर्स नहीं थे तो हमारा जो लेगेसी था इंडियन लेगेसी वो और इंडियन हेरिटेज जो था उस लीगेसी को कंटिन्यू करते हुए राइट सो दैट्स द विजन द फोर्थ वन इज फोकसिंग ऑन अवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी आपको पता है इंडिया बहुत डाइवर्स है राइट डाइवर्स मतलब इज ए वेरी ब्रॉड टर्म अब डाइवर्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग हेड्स पे फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक right somewhere around there is 22 official language in India as per the schedule 8 of the Indian constitution ये हो गया linguistic and एक समय था इंडिया में somewhere around 19,000 language were spoken आज के दिन में 1650 approximately 1650 is the language spoken in India. So that's about linguistic. उसके बाद geographical आप diversity को देख लो. You go to northern India, you find a different atmosphere. You go to southern India, you will find different. है ना? तो चार कोना का अलग अलग physical properties है इंडिया में. उसके बाद आप लोगों का देख लो. People look differently. People eating habits are different from northern India to southern India, right? तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है द फोर्थ थिंग इज फोकसिंग ऑन अवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी बिकॉज वंस वी आर यूनाइटेड वी ब्रिंग आउट द मोस्ट डाइवर्स आउटपुट ऑफ एनी नेशन है ना तो हमारा जो आउटपुट है चाहे वो किसी भी सेक्टर्स पे होगा वो बहुत डाइवर्सिफाइड होगा सो स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी फिफ्थ इज फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन विद हॉनेस्टी राइट तो ये था पंचपण आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे दैट इज तिरंगा इन यूरोप अब 15 अगस्त था बिना तिरंगा का बात किए तो करंट अफेयर्स पूरा ही नहीं हो सकता राइट तो देखो ये जो इंडियन माउंटेनियर राइट भावना दहरिया तो इन्होंने इंडियन फ्लैग जो है माउंट एल्ब्रस द हाईएस्ट पीक इन यूरोप यहाँ पे तिरंगा को फहराया मतलब इन्होंने अपना टाइमिंग को ही ऐसा रखा कि शी वुड रीच देयर ऑन 15th of August 2022 ठीक है तो अभी बस ये जब पीक की बात हुई तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पीक का हाइट क्या है 5642 मीटर हाईएस्ट पीक इन यूरोप लोकेटेड ऑन द रशिया जॉर्जिया बॉर्डर राइट टू सेलिब्रेट ऑन द 76th इंडिपेंडेंस डे ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन राइट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पे वो भी रिलेटेड है तिरंगा पे ये है गोल्डन जॉइंट राइट तो देखो इस यहाँ पे हमको तिरंगा से बढ़ के थोड़ा और चीज को समझना है हेडिंग को समझो ऑल ऑफ ए सडन अगर आप गोल्डन जॉइंट सुन लिए ना तो प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू फिगर इट आउट ये क्या है इसीलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है बाकी जो न्यूज में इवेंट हुआ है वो है कि कल जो चेनाब ब्रिज है राइट ये एक चेनाब ब्रिज है
अब इस ब्रिज के बारे में भी पढ़ लो। द चेनाब ब्रिज इज द पार्ट ऑफ एम्बिशियस 272 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन फ्रॉम द उधमपुर टू बारामूला, नेम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो ये इस जगह को कनेक्ट करता है। तो देखो ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी हाई स्पीड अल्टरनेटिव है, राइट। अब बात करते हैं गोल्डन जॉइंट क्यों। द टर्म गोल्डन जॉइंट वाज कॉइन्ड बाय सिविल इंजीनियर्स। ये सिविल इंजीनियर जिन्होंने इनको इस ब्रिज को बनाया उन्होंने इसको नाम दिया। फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द चेनाब ब्रिज, द ब्रिज superstructure on the arc was gradually pushed so that it eventually connected on the center of the arc। मतलब ये ब्रिज कुछ ना इस प्रकार दिखता है, ये एक बहुत बढ़िया आर्क है। इस आर्क के ऊपर में ये जो ब्रिज बना हुआ है, इसीलिए इसको गोल्डन जॉइंट बोला जाता है, राइट। तो देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये तिरंगा फहराना से ज्यादा है कि आप गोल्डन जॉइंट के बारे में जानो, करेक्ट। और इसके इंपॉर्टेंस को समझना है तो इंपॉर्टेंस को ऐसे समझो कि ये एक ऐसे सेक्शन को कनेक्ट कर रहा है, ए बी लेट सपोज, है ना। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी को कनेक्ट कर रहा है। इट्स ए ऑल वेदर हाई स्पीड अल्टरनेटिव। ये कहाँ पे है? बारामूला, कश्मीर वैली में है, राइट। एंड यू नो कश्मीर वैली का जो टेरेन है इट्स वेरी टफ, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, है ना। कभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो रोड बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गया तो भी रोड बन जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आम लोगों से ज्यादा किस पे पड़ता है? मिलिट्री मूवमेंट्स में, राइट। अगर आर्म्ड फोर्सेस को अपने इक्विपमेंट्स या अपने ट्रूप्स को इधर उधर मूव करवाना है ना, प्रॉब्लम वहां पे, मतलब इंडिया का जो है ना डिफेंस पोजीशन है वो बिगड़ सकता है, उसका जो संतुलन इक्विलिब्रियम है ना, दैट कैन गो रॉन्ग। सो द इम्पोर्टेंस हियर इज कि ये एक ऑल वेदर हाई स्पीड अल्टरनेटिव है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, राइट। जॉइंट, गोल्डन जॉइंट को समझते समझते आपको ये भी समझना है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं हम स्मार्ट लेजिस्लेटर। तो देखो ये एक डेटा आया हुआ है पुराने न्यूज के ऊपर में, राइट। तो ये है क्या? स्मार्ट लेजिस्लेटर से हम क्या समझते हैं? स्मार्ट लेजिस्लेटर, इससे हम समझते हैं कि एक NEVA, कहाँ पे है ये, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, राइट। तो देखो ये क्या है? इट्स ए पेपरलेस फंक्शनिंग ए स्मार्ट डेक फॉर लेजिस्लेटर्स with a tablet running real-time translation of speech across language। देखो ये जरा कॉम्प्लेक्स सा लाइन है, करेक्ट। इसको इजी समझते हैं, एक सिंपल सा बात है। आज जो काम पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीस एमएलएस कर रहे हैं यूजिंग पेपर एंड पेन, सीधा सीधा उनको टेक्नोलॉजी में लेके आना। देयर वुड बी ए टैब, है ना। वो टैब में रियल टाइम, देखो रियल टाइम कन्वर्शन होगा किस चीज का? ऑल द लैंग्वेज। बिकॉज ये जो एमपीस हैं ये देश के अलग अलग प्रांत से आते हैं। साउथ इंडिया से जो आते हैं उनको प्रोबेबली हिंदी ठीक से नहीं आता, सो दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिंदी, राइट। वेरएस the legislators who come from Bengal and northeastern side, they also face some challenge understanding Hindi। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये निकालना है। एंड देखो लोकल लैंग्वेज तो हर कोई प्रमोट करता है, दैट इज द डाइवर्सिटी दैट इंडिया इज बिल्ट अपॉन, राइट। सो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी, कि रियल टाइम वो जो स्पीच दे उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए, रियल टाइम ट्रांसलेशन, राइट। तो इसके लिए ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी को जो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये काम कैसे हो सके अच्छे से। ओके, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो अभी का स्टेटस में ऐसा है कि देयर आर 21 स्टेट्स, यू नो, दे हैव साइंड MOU थ्रू नेशनल, आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन थ्रू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। मतलब ये लोग ऑन बोर्ड होना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने बजट भी डाल दिया है, आगे अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा ना इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो देखो कुछ सवाल है जो आपको इस न्यूज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, विच स्टेट इज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट? तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इज नागालैंड। ये शायद आपको पता होगा, राइट। ये थोड़ा सा पुराना न्यूज में आया हुआ था, ये नागालैंड ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो वन नेशन वन एप्लीकेशन है, ये जो लाइन है और ये जो टर्म है, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में देश के सामने रखा था।
विजन को, राइट। अब आते हैं, अब थोड़ा सा इसके इंटरनेशनल न्यूज को समझते हैं। देखो, थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो हमको ना समझने में और पढ़ने में आसान होगा। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दुबई, ओके, दुबई इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू गो 100% पेपरलेस। मतलब वो पेपर का यूज ही नहीं करते। मतलब ये जो हमारा विजन है, ये विजन ऑलरेडी उन्होंने फुलफिल कर रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, वो 2019 में अनाउंस किया था कि हम 2022 एंड तक इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। तो अभी यूएस में क्या प्रोग्रेस है वो जान के तो हमको मतलब नहीं है। वंस दैट इज इम्प्लीमेंटेड हम उसको तब पढ़ लेंगे, राइट। तो अभी आप इतना जान के रखो। चलो, तो अभी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो कि आसाम इज कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू बिल्डिंग टू अचीव द विजन ऑफ डिजिटल हाउस। मणिपुर असेंबली भी प्रोसेस, हार्डवेयर प्रोसेस करने के लिए, मतलब हार्डवेयर को प्रोक्यूर करने के लिए अपनी बजट को पास कर दिया है, राइट। चलो, आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं चाइनीज ब्रांड पेनिट्रेशन। तो देखो, यहाँ पे हमको ना न्यूज से ज्यादा है इसके बैकग्राउंड को समझना। अभी शायद आप कुछ दिन पहले आपने करंट अफेयर पे तो नहीं पढ़ा था, बिकॉज वो करंट अफेयर का पार्ट नहीं हो सकता, कि गवर्नमेंट ने, है ना, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट सोर्सेस से नहीं, बट न्यूज के कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा है कि गवर्नमेंट इज इन ए प्रोसेस टू रेगुलेट द प्राइस। रेगुलेट द प्राइस क्या है? ऑफ मोबाइल फोन। कितने का? जो कि 10,000 से कम है जिसके प्राइस। रीजन क्या है? ताकि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनको हेल्प मिले, राइट। आज के दिन में आप अगर 10,000 से नीचे कोई भी फोन देखोगे तो वो सब के सब, देखो ये डेटा 2021 का है, 98% जो फोन्स हैं वो सब चाइनीज ब्रांड्स के हैं, ठीक है। और जो 1% है, देखो चाइनीज ब्रांड के हैं, अब वो इंडिया में बन रहे हैं कि इंडिया में असेंबल हो रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। यहाँ पे हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, राइट। कौन सी कंपनी उसको बेच रहा है, ना कि उसको इंडिया में बन, वो इंडिया में बन रहा है कि क्या हो रहा है, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। 98% जो है वो चाइनीज कंपनी बना रही है। तो इससे क्या हो रहा है? वो जो पैसा कमाएगी वो तो सीधा सीधा चला जाएगा ना चाइना में, इंडिया में कहाँ रहेगा? हाँ, इंडिया में कुछ जॉब क्रिएट हो रहा है, बट ठीक है, ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप तो चाइनीज ही है। तो यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर को हेल्प करने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये था न्यूज में। तो उसी न्यूज का एक डेरिवेटिव, मतलब एक डिराइव डेटा को हम समझते हैं कि डेटा क्या बोलता है। फ्रॉम 2015 टू 2021, देखो चाइनीज ब्रांड का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ता ही गया है, ठीक है। ये जो डेटा है ये एक प्राइवेट कंपनी टेक आर्क नाम का, ये है उन्होंने दिया है। 98%, दिस इज वेरी ह्यूज। मतलब ये तो 2-3 सालों में 100% ही हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिव, देखो एज ए कंज्यूमर आपके मेरे लिए, है ना, ब्रांड मैटर नहीं करता। मैटर करता अगर मेरे को 10,000 से नीचे एक फोन खरीदना है तो मैं एक बहुत ही यू आ, आ, मतलब मुझे, आई एम मोर ऑफ प्राइस कंसर्न। मुझे फीचर्स से मतलब नहीं है, मुझे फोन चाहिए और मुझे प्राइस कम जो भी दे रहा है मैं उसका फोन लूंगा, है ना। 10,000 से नीचे जो लोग लेते हैं, जिन लोग एप्पल वाले ब्रांड को फॉलो करते हैं तो उनके लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता, वो कुछ भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे बात उन लोगों का आ जाता है जो 10,000 से नीचे खरीदते हैं ना, उनको ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो चैलेंज ऐसा है इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, राइट। अब हम समझते हैं कि हमको क्या समझना है इस डेटा से। इस डेटा से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? ओके, लेट मी चेंज द कलर एंड राइट सो दैट थिंग्स वुड बी इजी। तो यहाँ पे हमको समझना सबसे पहला पॉइंट है इनोवेशन। इंडियन मैन्युफैक्चरर, है ना, जब इनका मार्केट शेयर अच्छा था 2015, 16, 17 में, तो इन्होंने इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया, राइट। ये भी क्या करते थे ना, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स चाइना से, अलग अलग कंट्री से ना प्रोडक्ट खरीद के लाते थे। आई मीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। कुछ पार्ट्स इन्होंने इंडिया में बनाया, उसके बाद उसको असेंबल करके मार्केट में बेच दिया। तो देखो, वेयर देयर इज नो इनोवेशन देयर इज नो सर्वाइवल, राइट। किसी भी बिजनेस के लिए इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट, पहला। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने कभी भी चाइनीज ब्रांड को कंपटीशन
के तौर पे देखा ही नहीं, राइट? क्योंकि इनको ऐसा लगा कि हम तो इंडियन ब्रांड है तो शायद हम इंडियन मार्केट में चल जाएंगे, लेकिन चाइनीज जैसे वो मेक इन इंडिया आया ना, अभी देखो चाइनीज जो ब्रांड है, मतलब जितने फोन्स है ना उसमें मेक इन इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो ऑल दो वो ब्रांड चाइनीज है ना, लेकिन अगर अगर तुम नेशनलिज्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जैसे तुम मेक इन इंडिया देखोगे ना, तुमको लगेगा हाँ ये तो इंडिया में बना है, चलो ले ही लेते हैं। तो मतलब इन्होंने दोनों साइकोलॉजिकली भी मार्केट को कैप्चर किया है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी मार्केट को कैप्चर किया है, जो चीज इंडियन ब्रांड नहीं कर पाए हैं। दैट इज द चैलेंज, और यही चीज हमको इस न्यूज से समझना था। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे बात एक मोटिवेशन की भी आती है, कि यहाँ पे हम ये हमको ये भी सीखना चाहिए कि हमको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो हमको हमेशा एक स्मार्ट अप्रोच लेके ही चलना है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रूरल वर्क जनरेशन स्लोज डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कैसे है? यहाँ पे डेटा कुछ इस प्रकार आ रहा है कि work generated under the National Rural Employment Guarantee Scheme fell to nearly half in July prior to month. ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? राइट, ये तो डेटा था, न्यूज़ था। चलो कुछ पांच डेटा देखते हैं। Prior to the steep fall in July, work generated under it has increased sequentially in each of the first 3 months for the current fiscal। ठीक, ये डेटा जुलाई से पहले ये डेटा ऊपर जा रहा था, अचानक जुलाई में ये नीचे गया है। तो देखो अभी डेटा को देखते हैं। अगस्त 15 showed 220 million percent days of work for July 22 compared with 422.1 million in June। तो देखो जून से जुलाई में ऑलमोस्ट ये हाफ आप देख पा रहे हो ना, 422 मिलियन है, यहाँ पे 222 मिलियन, ए ड्रॉप ऑफ 47.3%। तो देखो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स, तो देखो अभी ये लोग नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम देंगे ना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइग्रेशन तो आपके ईएसआई में डायरेक्टली है, तो ऊपर से ये डेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। सो यहाँ पे समझते हैं रिवर्स माइग्रेशन क्या है। रिवर्स माइग्रेशन मतलब मान के चलो, है ना, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां पे जनवरी में, है ना, जनवरी फेब और मार्च में कोई काम नहीं है, तो मुझे तो काम करके खाना है, राइट? तो मैं चला गया सिटी एक्स में, सिटी एक्स में काम ढूंढने के लिए, और मैं वहां काम कर रहा था। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ अप्रैल, मई, जून, राइट? यहाँ पे मेरे गांव पे काम हो गया, किस चीज का? हार्वेस्टिंग का काम है, तो मैं ये काम को छोड़ के मैं यहाँ चले आऊंगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन। यहाँ मैंने काम ढूंढने के लिए माइग्रेट किया, लेकिन फिर से जब मेरे को काम दिखा मेरे गांव में तो मैं चला गया। अब यहाँ पे टू पर्सपेक्टिव हो सकता है। एक तो मैं किसी और के जमीन में काम करने गया, दूसरा मेरे खुद के पास या मेरे खुद के घर में मेरे पिताजी के पास या मेरे एंसेस्टर्स के पास जमीन था, वहां मुझे काम करना है, राइट? तो मैं वो अपने घर पे काम करने के लिए चला आया वापस। दिस इज कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन, एंड इसी वजह से द डेटा हैज कम आउट लाइक दिस। ठीक है, खरीफ का भी कल्टीवेशन नो प्रोसेस शुरू हुआ है, एंड द लेबर डिमांड हैज शॉट अप बिकॉज ऑफ दैट, एंड ड्यू टू दिस रीजन यू कैन सी द 47.3% डिक्लाइन आफ्टर जुलाई 22, सॉरी फ्रॉम जून टू जुलाई 22, राइट? होपफुली ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझने के लिए स्टैटिक पॉइंट पे हमारे पास दो चीज था, एक था रिवर्स माइग्रेशन, राइट, वो कैसे काम करता है, और दूसरा करंट अफेयर्स में ये डेटा। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम अब समझते हैं नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, राइट? तो देखो ये एक छोटा सा न्यूज है, इस पे आपको दो तीन चीज याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि एनआईटी राउरकेला जो है, ये इस बार का जो सर्टिफिकेट्स है अपना, जो डिग्री इन्होंने ग्रांट किया है, वो नॉर्मली पेपर पेपर मेथड पे तो उन्होंने किया है, दूसरा ब्लॉकचेन मेथड पे भी किया है। अब सवाल ये आता है, तो ब्लॉकचेन मेथड पे क्यों किया है जब भैया पेपर मेथड पे तो कर दिया है? और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि आईआईटी कानपुर ये था सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो इस काम को किया। दूसरा कौन बना? एनआईटी राउरकेला बना। तो क्यों आ रहे हैं लोग, मतलब क्यों ब्लॉकचेन में
इनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू करना है। तो देखो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन कोई एक सिस्टम या एक सर्वर पे स्टोर नहीं रहता डेटा, है ना। इट्स एन एरे ऑफ कंप्यूटर्स। और ये भी नहीं कि ये कंप्यूटर सब एक जगह पे है, इट्स ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। ये वर्ल्ड वाइड पे कहाँ कहाँ पे है ये भी बताना मुश्किल है। मतलब जिन्होंने डेटा रखा उनको भी नहीं पता कि ये जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है ये कहाँ पे है। इसी को ब्लॉकचेन बोला जाता है। मतलब इस ब्लॉकचेन को तोड़ के इस सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट में चेंज करना इज इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। इवन जिन्होंने इश्यू किया है सर्टिफिकेट यूजिंग दी ब्लॉकचेन, वो भी इस लेजर एंट्री को, राइट। तो यहाँ पे इसको टेक्नोलॉजी को भी एक नाम दिया गया है ना, लेजर एंट्री बोला गया है। व्हेन यू इनपुट एनी डेटा इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यू गेट ए रजिस्टर नंबर एंड ए लेजर नंबर। तो वो, है ना, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। सो वो टेक्नोलॉजिकल गारंटी ऐसा मान के चलो, इसीलिए इन्होंने इशू किया। तो ये हेल्प कैसे करेगा, ये हेल्प करेगा वेरिफिकेशन मेथड पे। मान के चलो आज एनआईटी राउरकेला से एक बंदा पास कर रहा है, लेट से राहुल, ठीक है। तो राहुल जब अमेरिका में जाएगा नौकरी करने फॉर एग्जांपल, या यूजरो में जाएगा नौकरी करने, तो उसके तो सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन में ना हार्डली 5 मिनट लगेगा, क्योंकि उनको पता रहेगा अच्छा ये तो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो उनको बस लॉगिन करना है, ओटीपी डालना है, एंड दे विल दैट विल बी इजीली वेरीफाइड। तो जो काम पहले हफ्ता भर लगता था वेरिफिकेशन में, है ना, वो आज कितना दिन लगेगा, 5 मिनट लगेगा। सो दिस इज ए ह्यूज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अब तुम पूछोगे यहाँ सवाल, तो सर डिजी लॉकर, डिजी लॉकर भी तो है, डिजी लॉकर से भी तो हम 2 मिनट में सब वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, डिजी डिजी लॉकर इज फॉर पर्सनल यूज, है ना। वो तुम्हारे डिजी लॉकर को तो कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा ना, जब तक तुम परमिट ना करो। बट यहाँ पे तुम्हारे सर्टिफिकेट नंबर के अगेंस्ट में तो ब्लॉकचेन से एम्प्लॉयर डेटा को एक्सेस कर पाएगा थ्रू एन ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन। एक चीज गारंटेड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ये राहुल चेंज कर सकता है, ना राहुल के यूनिवर्सिटी के लोग जहाँ से ये पास हुए जिन्होंने डेटा को एंट्री किया, ना वो चेंज कर सकते, ना एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है। तो ये जो डेटा है ना, ये बहुत सिक्योर डेटा बन गया। मतलब फ्यूचर में तो वो सर्टिफिकेट के गलत काम कभी हो ही नहीं सकता। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन। तो देखो यहाँ पे एक और न्यूज़ जो हमको साथ साथ जान लेना है, वो है कर्नाटका के बारे में। The National Blockchain Project is trying to digitize land and property record. Only the buyer and seller would have access to the document. तो देखो ये कर्नाटका कोशिश कर रहा है एब्सोल्युटली। इस कोशिश में अगर कर्नाटका सफल हो गया और सारे राज्यों में इसके इम्प्लीमेंट हो गए, तो काम तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये आपको भी समझ में आ रहा है, लैंड रिकॉर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, है ना। जो सिर्फ बायर एंड सेलर पे एंड पे जाएगा, तो वही लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम बाल आधार इनिशिएटिव पे, ठीक है। जैसे नाम ही क्लियर हो गया, बाल आधार। तो हमारे पास अभी न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ इस प्रकार है कि 79 लाख चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 5 ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, अप्रैल टू जुलाई, ठीक है, मतलब पहला क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर का एनरोलमेंट हुआ है। तो देखो बाल आधार जो इनिशिएटिव है ना, वो 0 to 5 से है, जहाँ पे कोई बायोमेट्रिक नहीं होता बच्चों का, ठीक है। वो सीधा सीधा उनको एनरोल कर दिया जाता है, ताकि अलग अलग बेनिफिट्स मिले, बेनिफिट्स सही हाथों में जाए। इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को बेनिफिट्स मिलता है वो सही बच्चे तक पहुंचे, है ना। तो आधार उसके लिए जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 साल से 15 साल, यहाँ पे 5 साल के बाद बच्चों को आधार कार्ड को, आई मीन बायोमेट्रिक को अपडेट कराना होगा। फिर जब 15 साल से ऊपर उनका एज हो जाएगा, तब उनको फिर से एक बार अपडेट कराना पड़ेगा और वो जिंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपडेट, यहाँ पे सेकेंड अपडेट, ठीक है। ये छोटा छोटा डिटेल्स आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस डेप्थ में जाएगा ये तो कोई नहीं जानता। चलो कभी पूछ देगा कि बाल आधार कौन से एज ग्रुप के लिए, इट्स 0 to 5, ठीक। बट ये भी आपको जानना है कि 5, जैसे ही एक बच्चा 5 साल की उम्र को अटेन कर लेता है, he or she will have to update the biometric, ठीक है। Without an Aadhaar card number won't change. So it's once issued means issued. Okay. What is the unique about it? To differentiate the Bal Aadhaar from the normal Aadhaar,
Okay, you see a information is missing here with a remark that is valid till the child age is 5 years. ठीक, तो देखो ये मिसिंग इंफॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. ठीक है, डेटा. So enrollment of children 0 to 5 in a state like Himachal Pradesh and Haryana have crossed 70% of the targeted age group. तो देखो अच्छा अच्छा काम कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा. आधार सैचुरेशन एट प्रेजेंट इज अराउंड 94%. अभी भी 6% लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं हम अभी ये सवाल देखते हैं. तो जो इंफॉर्मेशन मिसिंग था, क्योंकि देखो ये जो न्यूज़ है, जो करंट अफेयर्स है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये तो करंट अफेयर्स नहीं है. तो दिस इज ए टेस्ट ऑफ योर मेमोरी. ठीक, कि आपको ये पता है कि नहीं. आप कमेंट सेक्शन पे डालो. आई विल पर्सनली मॉनिटर दिस. रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और इंडिगो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना. ओके, तो ये कौन से स्टेट का है? राजस्थान. चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इन 2021-22 इन्होंने लॉन्च किया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अंडर द स्कीम्स क्या होता है? स्कीम में क्या होता है? सच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड फ्री कोचिंग फ्रॉम रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स. बजट एलोकेशन क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट प्लान्स टू स्पेंड ओवर 17 करोड़ दिस फाइनेंशियल ईयर. दिस इज सब्सटेंशियली हायर देन. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि किनको मिलेगा. एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को फ्री कोचिंग मिलेगा फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज में एडमिशन लाइक आईआईटी, जेईई, नीट एंड ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये यूनिट टाइप का स्कीम है, लेकिन क्या ऐसा स्कीम और भी राज्यों में है? वो आपको जानना है. तो चलो एक सवाल ही पूछ लेते हैं. तो युवा करियर निर्माण योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड. ठीक, चलो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. आईपीएसओएस सर्वे. तो देखो ये एक प्राइवेट सर्वे है, राइट? तो ये सर्वे ने ये रिवील हुआ है कि जो ट्रस्ट है ना, इंडिया के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे, वो ट्रस्ट फर्स्ट रैंक किसको मिला है? डिफेंस फोर्सेस. मतलब ये एक सर्वे हुआ, कुछ क्वेश्चंस लोगों को पूछे गए, उनका रिजल्ट्स. तो सबसे पहला लोगों का ट्रस्ट है डिफेंस फोर्सेस में 65%, राइट? उसके बाद है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विथ 50% लोगों का ट्रस्ट आरबीआई पे है. देन थर्ड इज दी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, 49%. ठीक है, फोर्थ प्लेस पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अराउंड 47%. फिफ्थ प्लेस किस पे है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 43% है. ठीक है, सिक्स्थ है पुलिस पे एट 38%. तो देखो आपको पूरा तो याद नहीं रखना है, बट हाँ टॉप 3 आप याद रखो. आर्म्ड फोर्सेस, और अगर आप रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम्स दे रहे हो, आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का, तब इसको तो आप भूल ही नहीं सकते ना. ये बैंकों का पिताजी है. इसको हम कभी कहीं भी इसका कुछ भी न्यूज़ चला है आरबीआई का, हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये बैंकों का पिताजी है. और आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो, आप आरबीआई के डेटा को या आरबीआई की न्यूज़ को छोड़ दोगे तो वो तो गलत ही होगा, राइट? तो रैंक्ड सेकंड विद दी आरबीआई. ठीक, ये आपको याद रखना है. चलो कुछ मिडिल रैंकर को देखते हैं कि पार्लियामेंट पे 33 है, मीडिया 32, 8 रैंक पे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 31. एकदम जो बॉटम रैंकिंग में है वो है पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिटी लीडर्स एंड रिलीजियस लीडर्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो ऑटोमोबाइल न्यूज थोड़ा सा हम देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पे ना हमको बहुत ज्यादा डीप में कुछ समझने का नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे यूनिक लगा कि इंडियन मैन्युफैक्चरर आज तक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नहीं है. देखो टाटा के पास 82% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्रू टाटा नेक्सन. बट टाटा नेक्सन भी इज ए पार्ट ऑफ दी, क्योंकि टाटा नेक्सन जो है वो इंटरनल कंबस्चन इंजन में भी आता है, मतलब उसके पेट्रोल और डीजल वर्जन भी आता है. सो इट्स नॉट प्योर इलेक्ट्रिक ब्रांड.
इट्स नॉट प्योर इलेक्ट्रिक ब्रांड। तो यूनिक न्यूज यहाँ पे ये है कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो एक यूनिक ब्रांड के साथ आया है। ठीक है, लेटेस्ट ईवी प्लेटफॉर्म INGLO at the company's newly established Mahindra Advanced Design Europe at Oxfordshire in United Kingdom. ओके, सो ये यूनिकनेस यहाँ पे है, तो ये चीज आपको तो याद रखना है। बट ऐसा नहीं है कि टाटा पीछे है, टाटा ने भी ये चीज को रिवील किया है। टाटा मोटर्स ने अविनिया, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक कार है ये एक अलग ही ब्रांड होगा इलेक्ट्रिक, मतलब इसका कोई आईसीई मॉडल नहीं आएगा, पेट्रोल डीजल वर्जन में नहीं आएगा। इट्स प्योर इलेक्ट्रिक कार इन 2025। आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि महिंद्रा का क्या है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, ऑक्सफोर्ड शेयर इन यूके। एंड देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इसलिए बन जाता है क्योंकि COP26 का क्या टारगेट था हमारा, शायद आपको पता होगा। लेट्स टेस्ट द नॉलेज, ठीक है, आप कमेंट करो। COP26 में इंडिया का थ्री, है ना, प्राइम मिनिस्टर ने 3 विजन रखा था। मैं हिंट दे दूं, एक विजन था जो 2030 तक पूरा होगा, दूसरा विजन था जो 2070 तक पूरा होगा। तो ये 2 विजन क्या है और व्हाट इज द तीसरा विजन, ये आप बताओ। तो देखो ये सब जो COP जो था ना ये एनर्जी रिलेटेड था, एनर्जी था, मतलब हाउ डू वी, अभी तो हम नॉन रिन्यूएबल पे ज्यादा फोकस्ड हैं, हम मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। ये नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे कैसे मूव कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रॉम इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो इसको हम मैं रिलेट करता हूँ COP26 से। तो COP26 में 3 टारगेट था, ये आप बताओ 3 टारगेट क्या था, कमेंट सेक्शन पे, राइट। I will reply to it, not to worry about it, right? All the confusion would be clear, and if I find any confusion, कल के लेक्चर पे ये डिस्कस भी कर लेंगे हम 5 मिनट निकाल के। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फीफा सस्पेंड AIFF, राइट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो देखो ये बहुत बड़ा न्यूज़ इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ में वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, आपको तो ये पता ही होगा है ना, जो फुटबॉल लवर्स है, स्पोर्ट लवर्स है, उनको तो पता होगा। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज को समझते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन फीफा ने ऐसा क्यों किया। तो देखो बहुत समय से जो AIFF है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चलाया जा रहा था, मींस उसके जो प्रेसिडेंट चेयरमैन थे प्रफुल्ल पटेल, वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया, जो कि रूल्स के खिलाफ था, करेक्ट। इस वजह से फीफा ने सस्पेंड कर दिया है AIFF का, यू नो, ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ये उन्होंने रीजन दिया है फ्रॉम द फेडरेशन, है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम, अब हम समझते हैं, फिर हम थोड़ा सा डिफेंस न्यूज में चले आते हैं। इंडियन नेवी इन 6 कॉन्टिनेंट, तो ये क्या है, एज ए पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, यू नो, इंडियन नेवी ने अपने अलग अलग शिप्स को अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिप्लॉय किया है ताकि वहां वो तिरंगा फैला पाए, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। एंड यही पे पता है एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर ऐसे मतलब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने तो शायद ही आपको पूछेगा कि है ना, ऑस्ट्रेलिया में कौन से जहाज को रख दिया है, तो वो मुश्किल है। मतलब 6 कॉन्टिनेंट, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से एक कॉन्टिनेंट मिसिंग है, तो यही इंफॉर्मेशन यूनिक बना देता है इस न्यूज को। और इसीलिए हमको इस चीज को याद करना है, किससे कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इस न्यूज में यूनिक पॉइंट यही है कि छः के 6 कॉन्टिनेंट में है, लेकिन एक कॉन्टिनेंट में मिसिंग है, वो है अंटार्कटिका, राइट। कहाँ पे है, कौन सी शिप है, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, मेड इन इंडिया हॉविटाइजर। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिपेंडेंस डे में नो 21 तोपों की सलामी होती है, 21 गन सैल्यूट। तो आजादी के 75 साल बाद एक मेड इन इंडिया गन ने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले तो इससे पहले सब फॉरेन मेड था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये अकेला था, यहाँ पे ब्रिटिश मेड हॉविटाइजर्स भी थे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको किन्होंने बनाया, इसको DRDO ने बनाया। आगे बढ़ते हैं, इंडिया श्रीलंका डिफेंस डील, ठीक। तो ये एक छोटा सा न्यूज है, ऐसा है एज ए पार्ट ऑफ फ्रेंडली, मतलब इंडिया
तो हमेशा अपने नेबर्स को हेल्प करता है। एक इंडिया ने एयरक्राफ्ट दिया किसको, श्रीलंका को, डॉनियर मार्टाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट किसको दिया गया, श्रीलंकन नेवी को दिया गया। ठीक है, बाई वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी वाइस एडमिरल एस.एन. गोगटे, right? So with this, unfold your potential. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.